हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली आज हम लोग मिले हैं बहुत दिनों बाद। बहुत लंबा गैप हो गया था, ऑनलाइन वाले बच्चों से बातचीत नहीं हो पाई थी और जो बच्चे आजकल ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी एक मैसेज फॉरवर्ड करना था बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी नहीं आ पा रहे हैं और सबका मेन क्या है कि इस समय हाफ ईयरली स्टार्ट हो गया है। तो हाफ ईयरली बच्चों को इस समय बड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। सबको ये लग रहा है कि अभी तो सिलेबस खत्म हुआ था हमारा और एकदम से ही एग्जाम आ गए, राइट। क्योंकि मैंने नोटिस करा कि सारे स्कूल्स में, लगभग बरेली की बात कर रहा हूं, बाकी जगह भी ऐसे ही होगा कि सारे स्कूल्स में क्या हुआ कि बस सिलेबस खत्म हुआ और आपके हाफ ईयरलीज की डेट आ गई। मुश्किल से रिवीजन के लिए आपको 1 वीक या 10 डेज भी नहीं मिल पाए हैं। तो 10 सितंबर आज 2024 में मैं ये वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूं कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं कि हम हाफ ईयरली की किस तरीके से प्रिपरेशन करें, क्योंकि टाइम भी ज्यादा नहीं मिल रहा है आपको। किसी एग्जाम में आपको मैथ्स के किसी स्कूल में 1 दिन मिल रहा है, किसी में 2 दिन मिल रहा है, तो ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है प्रिपरेशन करने का। तो इसको किस तरीके से करें जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, तो आपको वो सारे पॉइंट्स माइंड में रहेंगे और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिएगा और बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा आपका, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो 80 आउट ऑफ 80 का है। प्रिपरेशन हमारी पूरी है, चैप्टर्स हमने सारे कर लिए हैं, बट रिवीजन कैसे करना है बस इसको देख लीजिए। ठीक है बच्चों, सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज ये है बच्चों कि हमें अपने पूरे सिलेबस को, आप देख रहे हो ना हमारे चैप्टर्स कितने हैं बच्चों, हमारे चैप्टर्स लगभग 9 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो 9 चैप्टर्स के लिए हम जब ये सोचते हैं कि हमें 9 चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है, तो ये बड़ा डर हो जाता है हमारे मन में। हमें ऐसा लगता है कि हम 9 चैप्टर्स कैसे एक साथ तैयार करेंगे। 1 दिन की छुट्टी है, 1.5 दिन का टाइम मिल रहा है हमें, या 2 दिन की छुट्टी है, तो 9 चैप्टर्स का बर्डन बहुत ज्यादा होता है, राइट। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर सपोज करो आपको मैं कह दूं कि बेटा 9 किलो वजन उठाओ, ठीक है, तो वो आपको बहुत भारी लगेगा। अब उसी 9 किलो को अगर मैं कहूं कि 3-3 के टुकड़े कर दो और उसे थोड़ा थोड़ा करके रख दो, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है, डिवाइड करना है। एक तो साइकोलॉजिकली भी अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर देंगे तो लोड कम हो जाएगा, और दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा कि प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। मतलब मेन पॉइंट ये कि डर खत्म करना है हमें। ठीक है बच्चों, तो हमने डिवाइड एंड रूल में करा हाफ ईयरली के सिलेबस को। अब देखो क्या करा हमने, ग्रुप बनाया हमने पूरे सिलेबस का। मैंने आपको बताया चैप्टर्स कितने हमारे 9, तो हमने कुछ ग्रुपिंग करी है यहाँ पर, जरा उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। हमने सबसे पहले बनाया बच्चों ग्रुप ए, ठीक है। अब ग्रुप ए में हमने कौन से 3 चैप्टर्स रखे, रियल नंबर, पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। तो ये हमने एक ग्रुप बना दिया पूरा, जिसमें हमने इन 3 चैप्टर्स को रखा। मतलब व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, हम जब भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले इस ग्रुप को करेंगे। आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है। मैं भी मानता हूं कि ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत इजी होंगे और आपने ये स्टार्टिंग में पढ़ोगे, बट फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप ग्रुप ए को करो, क्योंकि ये चैप्टर्स वो हैं जो आपने अप्रैल में पढ़े थे। कब पढ़े थे बच्चों, अप्रैल में। तो अप्रैल से लेके सितंबर तक में आ गया है अच्छा खासा गैप, राइट। तो इस गैप की वजह से ये चैप्टर्स आपके माइंड में तो हैं पर 100% नहीं है। तो सबसे पहले आप इनको रिकॉल करो, ठीक है। और अगर इनमें थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हें पूरी तरीके से रिकॉल करो। कैसे रिकॉल करना है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी मैं आपको ग्रुप्स के बारे में बता रहा हूं कि चैप्टर्स के कौन कौन से लेने हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला ग्रुप आपको रखना है रियल नंबर, पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये ग्रुप बहुत सोच समझ के बनाया गया है, क्योंकि पॉलिनोमियल और रियल नंबर थोड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं, बट लीनियर बहुत हैवी टॉपिक है, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है बच्चों, तो वर्ड प्रॉब्लम्स की वजह से ही हमने इस चैप्टर को इस ग्रुप में रखा है। ठीक है बच्चों, तो जब आपका एक ग्रुप ए कंप्लीट हो जाएगा तो आप बहुत स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, क्योंकि आपका एक ये बहुत बड़ा चैप्टर जो है वो निपट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप देखिए हमने कौन सा बनाया है बच्चों। नेक्स्ट ग्रुप में आया है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरे नंबर पे आया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और 6 नंबर पे आया है बेटा हमारा, मतलब 3rd नंबर इस ग्रुप में है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब अगर हम रिकॉल करें तो ये वो चैप्टर्स हैं जो हमने अभी रिसेंटली में ही पढ़े हैं। मतलब कोई चैप्टर हमने पढ़ा है, जैसे ये हमने पढ़ा लगभग जून में, ठीक है, ये वाला हमने पढ़ा जुलाई में, और ये वाला भी हमने कब पढ़ा, जुलाई और अगस्त में मिला के। तो मतलब अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अरिथमेटिक की बातें, कोऑर्डिनेट की बातें, क्वाड्रेटिक की बातें हमारे माइंड में अभी हैं, ताजा ताजा हैं।
राइट। तो हम इसको इसीलिए रखते हैं ग्रुप बी में, क्योंकि जब हम फर्स्ट वाला ग्रुप अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो हमारा 1/3 लोड जो है वो क्या हो जाएगा, कम। अब बात करते हैं ग्रुप बी की। तो ग्रुप बी का जो लोड है वो किस तरीके से यहां पे डिवाइड किया गया, देखो एज यू सी कि ये हैवी चैप्टर है, ठीक है, सबको पता है कि ये हैवी चैप्टर है। इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं दोबारा से, तो वर्ड प्रॉब्लम्स अपने आप में थोड़ी सी हैवी हो जाती हैं बच्चों के लिए, तो इसलिए ये हैवी चैप्टर है। बट अगर मैं बात करूं एपी और कोऑर्डिनेट की, सो दीज चैप्टर्स आर वेरी सिंपल, क्योंकि इन चैप्टर्स में आपको सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करने होते हैं, टीएन का, एसएन का, या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इन दोनों चैप्टर्स में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, हम आराम से उन्हें कर सकते हैं, इसीलिए इनके साथ एक हैवी चैप्टर रख दिया हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी को लेके चलना है। तो जब आपका ग्रुप बी भी कंप्लीट हो जाएगा तो बेटा आपका अनदर 1/3 लोड जो है वो कम हो जाएगा। तो अब सिर्फ लोड रह जाएगा आपका नेक्स्ट 3 चैप्टर्स। वो कौन से बचे हैं बच्चों, दैट इज ग्रुप सी। अब ग्रुप सी में आप लेके बैठोगे ट्राइंगल्स, जो ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है, जिसमें आप बीपीटी थ्योरम पढ़ते हो, है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ते हो, क्राइटेरियाज वाले क्वेश्चंस करते हो, और नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आईएनटीज। अब आप कहोगे सर इस चैप्टर को आपने, इन तीनों चैप्टर्स को ग्रुप सी में क्यों रखा? बेटा मैंने इसलिए रखा इन तीनों को क्योंकि ट्राइंगल्स जो है वैसे तो छोटा चैप्टर है, बट क्योंकि ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री से जो है अपनी पुरानी प्रॉब्लम रहती है। ज्योमेट्री हमें थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत देती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें सोच के लिखनी पड़ती हैं, थ्योरम्स हो गई, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हो गए, तो कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास जो इसमें लगा दूं, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसमें हमें टाइम देना पड़ता है। बट अगर मैं बात करूं रेशियोज की, तो ये तो बिल्कुल एक छोटा बच्चा है, आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके कॉन्सेप्ट्स इतने प्यारे हैं, इतने सीधे साधे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिससे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इसका क्वेश्चन पढ़ते हो और सॉल्व करते हो, तो ये बेसिकली एक पेनलेस चैप्टर है, तो इसका होना ना होना इस ग्रुप में कोई बहुत मेजर रोल नहीं प्ले करता। एक रिव्यू भी मारोगे ना तो इसके क्वेश्चंस को आराम से कर लोगे। तो मेन ध्यान किस पे देना है, ट्राइंगल्स पे, और थर्ड नंबर पे आता है भैया आईएनटीज। अब आईएनटीज की कहानी तो तुम जानते हो, आईएनटीज तो किसी का नहीं हुआ आज तक। आईएनटीज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्वेश्चन 1 या 2 आएगा, बट मेहनत पूरे जहान की करनी पड़ेगी, ये बात तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो आईएनटीज का क्या फंडा है मैं तुम्हें बता दूं। आईएनटीज जब तुम करने बैठोगे तो सबसे पहले तो जो तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं स्लाइड्स में, उनको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, किसी बुक के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो पजल हो जाओगे। स्लाइड में जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो 20 हो, 25 हो, 50 हो, वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और उसमें भी जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले हैं उनको 2-2, 3-3 बार जरूर कर लेना, जिससे आपका एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आ गई कि 3 ग्रुप्स का क्या सिस्टम था, एक बार रिकॉल कर लो। ग्रुप ए में हमने रखा रियल नंबर, पॉलिनोमियल एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ग्रुप बी में रखा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ग्रुप सी में हमने रखा ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आईएनटीज। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई चैप्टर को डिवाइड करने की, मतलब हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया डिवाइड एंड रूल वाला, वो यही था कि हमने अपने पूरे हाफ ईयरली के सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और अपने लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे तो सिर्फ ग्रुप ए की टेंशन लोगे, या मतलब टेंशन तो लेनी ही नहीं है, सिर्फ ग्रुप ए के बारे में अपना माइंड मेकअप करोगे कि मैंने ग्रुप ए कंप्लीट करना है। फिर जब ग्रुप ए हो जाए तो फिर आप ग्रुप बी पकड़ोगे और फिर आप ग्रुप सी को पकड़ोगे। अब करना क्या है, कंटेंट इस पे आते हैं, क्योंकि ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के मन में, मुझसे बार बार पूछ रहे हैं रुक के कि सर ये बता दो किस बुक से करें, एनसीईआरटी से करें, आरडी से करें, एमएल से करें, कहां से तैयारी करें, या आपने जो स्लाइड्स पढ़ाई हैं उनसे प्रिपेयर करें। तो बच्चों बिल्कुल वरीड मत हो, मैं आपको इसका बिल्कुल इजीएस्ट वे बताता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा फॉर हाफ ईयरली एग्जाम्स। ठीक है, चलो देखो अब स्टडी टिप्स हैं कुछ आपके लिए। सबसे पहले आपको शेड्यूलिंग करनी है। शेड्यूलिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है बच्चों, ये बात आप जानते हो, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने पेपर दे के घर पे आए, साइंस का पेपर दिया और सो गए, और उठ रहे हैं साहब शाम को 7 बजे, और फिर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और आपने वो वाला पूरा दिन जो है वो क्या कर दिया, खराब। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं ये मान के चलता हूं कि हर बच्चे को मैथ्स में 1 दिन की छुट्टी तो जरूर मिलेगी। तो 1 दिन की छुट्टी का मतलब यह है कि मैं से मान के चलता हूं कि 3 पार्ट्स हो गए। जैसे आप 12 बजे तक घर आए,
तो एक आपका फर्स्ट हाफ खत्म हो गया पेपर देने में, सेकंड हाफ जो आपका बचा है रेस्ट करने के बाद उसको आपको यूटिलाइज करना है। फिर नेक्स्ट डे आपके 2 हाफ होंगे, एक फर्स्ट हाफ और एक सेकंड हाफ, ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे आपका हो जाएगा पेपर। तो लगभग हमारे पास 3 पोर्शंस हैं प्रिपरेशन के, ठीक है। तो उसी में हमने क्या करा है बच्चों, सबसे पहले हमने लिखा है कि टेक अ 1 डे ब्रेक इन बिटवीन द इंटेंस स्टडी सेशन, ठीक है, आपको ब्रेक रखना है और फोकस करना है आपको ग्रुप ए पे इन फर्स्ट हाफ, ठीक है। पहले आप सबसे पहले जो आपका फर्स्ट हाफ होगा, जिस दिन आप पेपर दे के आओगे उस दिन आप फोकस किस पे करोगे, पूरा का पूरा दिन लगा दोगे ग्रुप ए के क्वेश्चंस पे। अब आप कहोगे ना इसमें हमें सिर्फ क्या सब्जेक्टिव करना है, आपको सब कुछ रिकॉल करना होगा, सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं करना है। चैप्टर जो भी करोगे वो पूरी तरीके से कंप्लीट करोगे, सब्जेक्टिव भी करोगे, उसके थोड़े से एमसीक्यूज भी करोगे, 2 4 5 एक्सर्शन रीजन भी करोगे और 1 2 केस स्टडी भी करोगे, तो ये बेटा आपका पूरा का पूरा ग्रुप ए जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा ग्रुप बी। ग्रुप बी में क्या आता है आपका नेक्स्ट सेशन, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा नेक्स्ट डे का, उसमें आप ग्रुप बी को कवर करोगे और फिर फाइनल हाफ जो होगा उसमें आप ग्रुप सी को कवर करोगे। तो इस तरीके से आपका जो है शेड्यूलिंग हो जाएगी पूरे सिलेबस को करने की, ठीक है। प्रैक्टिस की क्या स्ट्रेटजी करनी है, ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बहुत सारे बच्चों के मन में था कि हाउ वी डू द प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसके लिए बेटा आपको क्या करना है, जो भी आपकी बुक है, जैसे अगर आप आर डी शर्मा यूज करते हो, एमएल अग्रवाल यूज करते हो या आर एस अग्रवाल यूज करते हो या हमारी स्लाइड्स यूज करते हो, कोई भी आप एक चीज जो मान के चलते हो। मैंने एनसीईआरटी यहां इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि भाई देखो हाफ ईयरली का पेपर है, एनसीईआरटी के ऊपर भरोसे से मत जाना। स्कूल टीचर्स आपके किसी भी बुक से दे सकते हैं और स्पेशली वो उस बुक से पेपर देंगे जो उनके स्कूल में चल रही है। ऑब्वियस सी बात है कि जो जिस स्कूल में बुक चल रही होती है, टीचर्स प्रेफर करते हैं उस स्कूल में उसी बुक से पेपर बनाना, राइट बच्चों। तो आपके स्कूल में जो भी बुक चल रही है उसके आप एग्जाम्पल्स पे फोकस करो, क्योंकि एग्जाम्पल्स से आपका बेस 100% क्लियर हो जाएगा, राइट। और एग्जाम्पल कर लेने से पूरे टॉपिक के ऊपर आपकी कवरिंग अच्छे से हो जाएगी और जब आपकी कवरिंग अच्छी हो जाएगी तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्वेश्चंस को करने में। बट सिर्फ एग्जाम्पल्स करके जो है वो काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा साइड में एफर्ट्स और करने पड़ेंगे। क्या एफर्ट्स करोगे आप बेटा, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्वाइस टू रेनफोर्स एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब आपको जैसे मैं पढ़ाते टाइम बहुत सारे क्वेश्चन बोल देता हूं कि बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है पेपर में, आप उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को 1 1 2 2 3 3 बार प्रैक्टिस कर लो, तो उससे जो है थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है, राइट बच्चों। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले उनको कम से कम 2 बार जरूर प्रैक्टिस करो, रिटन प्रैक्टिस, जिससे आपको उसमें बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। सॉल्व सम अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। अब ये क्या है भाई, देखो होता क्या है ना, एग्जाम्पल्स तुमने कर लिए, तुम्हारा बेस क्लियर हो गया, तुम्हें चैप्टर रिकॉल हो गया, बट कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। अभी आपने क्या करा, सिर्फ उनको रिकॉल करा है, ठीक है। जब आपने 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस उसी पर्टिकुलर टॉपिक से अपने आप को चेक करने के लिए ट्राई करें और उनके आंसर्स ठीक आ गए, तो आपको आ जाएगा कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। आप जानते हो मैथमेटिक्स में मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि जिसको कॉन्फिडेंस है उसको मैथमेटिक्स में कभी डर नहीं लगेगा, वो हर क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो इस बात का बेटा बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग कि कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन आपको ट्राई करने ही करने हैं, ठीक है। ये अनसॉल्व क्वेश्चन कर लेने से आपका कॉन्फिडेंस 100% बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। और क्या है भाई हमारे पास स्ट्रेटजी में, अब एक एग्जाम स्ट्रेटजी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा। देखो हम पेपर जिसको देने जा रहे हैं, देखो सामने वाले दुश्मन के बारे में ना सारी खबर होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको अगर यही नहीं पता कि सामने वाले के पास कितने हथियार हैं, सामने वाले के पास कितने लोग हैं, तो क्या करोगे बेटा लड़ाई। सारी बातें उसके बारे में जान के जाओ तो ज्यादा अच्छा है। अब हमारा जो दुश्मन है या हमारा दोस्त जो भी है ये, ठीक है, इसमें हमारे पास भाई 4-5 सेक्शन होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में हमेशा किसको देता हूं बेटा, सेक्शन बीसीडी को। उसके पीछे रीजन है भाई, जिसका वेटेज ज्यादा है उसको प्रायोरिटी तो ज्यादा देनी पड़ेगी ना। अगर 48 मार्क्स का हमारा बीसीडी है जो सब्जेक्टिव होता है, आप सब ये बात जानते हो कि बीसीडी जो है वो सब्जेक्टिव है, तो सबसे पहले हमें इसी पे प्रायोरिटी देनी है 48 मार्क्स पे। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब आप प्रिपरेशन करोगे तो भी आप सब्जेक्टिव के ऊपर उतना ही ध्यान दोगे जितना 48 मार्क्स का वेटेज बनता है, राइट। ये नहीं कि आप टोटली एमसीक्यूज करे जा रहे हो या
एसेशन रीजन करे जा रहे हो, आपको पहले 48 मार्क्स को अपने सिक्योर करना है बाय डूइंग लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। तो सब्जेक्टिव मींस यू हैव टू राइट डाउन द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट, एंड विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन। ये भी नहीं कि आपने गलत सलत सा कर दिया तो वो मजा नहीं आता, फिर सामने वाले के सामने इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है। जब आप 48 मार्क्स के लिए कॉन्फिडेंट हो जाओ तो फिर पकड़ लो सेक्शन बी। सेक्शन बी इज व्हाट? एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू में मैं आपको हमेशा ये राय दूंगा कि जब कभी भी आप एमसीक्यू करो तो कोशिश ये करो कि मल्टीपल एमसीक्यूज एक साथ करो। मतलब जैसे अगर आप सपोज करो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो तो सारे पॉलिनोमियल के एमसीक्यूज मत करो। आप क्या करो, आप सारे सिलेबस के, जैसे आपने कोई भी एक सैंपल पेपर अगर आपके पास हो या किसी भी कहीं से आप डाउनलोड कर लो, तो उसमें आप अपने हाफ ईयरली के सिलेबस के क्वेश्चंस को ढूंढते जाओ और करते जाओ। कभी भी एक चैप्टर के एमसीक्यूज एक साथ ना करके आप मल्टीपल चैप्टर्स के एमसीक्यूज क्या करो, तो वो हमारे ब्रेन के लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और उससे हमें एग्जाम में भी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को जरूर फॉलो करना। एमसीक्यूज 20 नंबर के हैं तो 20 नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको उसको वेटेज देना है एट द टाइम ऑफ डूइंग प्रिपरेशन, बट स्किप नहीं करना है, करना जरूर है, क्योंकि एमसीक्यू असर्शन रीजन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दे जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप एमसीक्यू असर्शन रीजन जो है वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, बट करना मल्टीपल फॉर्म में। इसके बाद लास्ट में आता है हमारा 12 नंबर का, क्या आता है बच्चों? केस स्टडी। लोगों को लगता है कि केस स्टडी बहुत खतरनाक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी एक मिथ बन गई है, हमारी एक सोच बन गई है कि केस स्टडी को हम नहीं कर सकते, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैथमेटिक्स से आपको जरा सा भी लगाव है, इंटरेस्ट है, तो केस स्टडी ही एक उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि जो केस स्टडी का क्वेश्चन आता है ना वो वैसा ही होता है जो हमारे आसपास हो रहा होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो अगर हम उसको बिना डर के करें, हम ये सोच के करें कि ये वो चीज बोल रहा है जो हमारे आसपास हो रही है, तो हम उसको इजीली क्रैक कर पाएंगे और आराम से उसके सॉल्यूशंस को हम लिख पाएंगे। ठीक है, 12 नंबर का आता है बिना किसी घबराहट के। केस स्टडी के लिए सिर्फ आपको चैप्टर की डीप नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको चैप्टर की डीप नॉलेज है, सो आई थिंक यू कैन इजीली आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ फ्रॉम केस स्टडी। ठीक है बच्चों, तो केस स्टडी की बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ केस स्टडी करेंगे। तो आई होप ये आपको एग्जाम स्ट्रेटेजी पूरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, तो मोटिवेशन के लिए बस एक सिंपल सी बात है कि बी कॉन्फिडेंट, स्टे कॉन्फिडेंट एंड कीप अप द गुड वर्क। हमेशा से मैं एक ही बात बोलता आया हूं आपसे कि हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपको मेहनत करने का भी मजा आएगा, आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे और आप खुद से सेटिस्फाइड रहोगे कि हाँ यार मैंने जो भी मेहनत करी तो मुझे उसका आउटकम अच्छा मिला। मैं मानता हूं कि सारे बच्चे के यहाँ 80 आउट ऑफ 80 नहीं आ पाएंगे। देखो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं पर ऐसा नहीं है कि 80 आउट ऑफ 80 सबके आ जाएंगे, बट मैं ये मानता हूं कि इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने से अगर कोई बच्चा आज 40 पे है और वो 55 ले आता है या 50 ले आता है या 60 वाला 75 ले आता है या 75 वाला 79 ले आता है, तो बेटा इंक्रीमेंट हो रहा है। और इंक्रीमेंट अगर स्टेप बाय स्टेप हो रहा है तो ये एक अच्छा साइन है। आपको हमेशा अपने इंक्रीमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, और इंक्रीमेंट तभी होता है जब आप हार्डवर्क करते हो, पैशनेट रहते हो, डिसिप्लिन रहते हो। अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला आपका। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे, और उसके बाद आपका प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो जाएगा और आपका पेपर भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो भाई अब एक नया अनाउंसमेंट है। यहां हो गई हमारी बातचीत खत्म सारी हाफ ईयरली के बर्डन को लेकर, जो भी हमारा मैथ्स का एग्जाम का बर्डन था, बता दिया आपको सारी बातें। एक बार ध्यान से समझ लेना, पढ़ लेना, बहुत फायदा मिलेगा। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, बस एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं भाई जो अभी कहीं पर नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी होम ट्यूशन पढ़ रहे हैं। बट ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपने अभी तक जितना समय जिस चीज पे लगा दिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि हाफ ईयरली एक ऐसा मोमेंट होता है ना जब हमें ये रियलाइज होता है कि हमने 5-6 मंथ्स में क्या करा, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, हमें बीच में ये सब रियलाइज नहीं हो पाता, बीच में तो हम यूटी और ये सब में लगे रहते हैं, बट हाफ ईयरली एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है हमारे पूरे ईयर का, जिसमें हमें ये रियलाइज होता है कि हमने जो पीछे 6 मंथ्स में करा वो सही था या गलत था। अगर आप अपने ट्रैक पे सही चल रहे हो तो जो कर रहे हो वही करते रहो, पर अगर आपको किसी मोमेंट पे ये फील होता है कि हम अपने ट्रैक से थोड़ा सा भी गलत चल रहे थे या हम ठीक नहीं चल रहे थे या हमें और एफर्ट्स की नीड है, हमें ऑनलाइन क्लासेस के साथ ऑफलाइन क्लासेस की नीड है, हमें प्रॉपर टेस्ट देने की नीड है, हमें अच्छे एक्सपीरियंस टीचर्स की गाइडेंस में रहने की नीड है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम टीचर से मिलते हैं तो वो हमारे अंदर बहुत सारी कमियां ढूंढता है और हमें बताता है, और सबसे बढ़िया बात वो हमें मोटिवेट भी करता है। ठीक है बच्चों,
तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है यहां पर बच्चों, देख लीजिए क्या है। फीस स्ट्रक्चर है बच्चों 1 अक्टूबर 2024 टू मार्च 2025 तक के लिए फुल सिलेबस कवरेज है एंड सी द अमाउंट, ये अमाउंट है बच्चों। हमारी जो इनिशियल फीस थी वो 25,000 थी ऑफलाइन पैकेज की, सबको ये बात पता है। और अब ये अमाउंट सिर्फ कट शॉर्ट हो गया, कितना आ गया 10,000 रुपीज ओनली वन टाइम पेमेंट मोड पे, ठीक है। और अगर कोई बच्चा पर मंथ पे करना चाहता है तो उसके लिए भी हमने ऑप्शन रखा हुआ है 2500 पर मंथ, राइट बच्चों। तो ये बहुत 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 रीजनेबल ऑफर है। मैं ये चाहता हूं कि आपके जो भी फ्रेंड्स कहीं से भी आपको ये कह रहे हैं कि यार मजा नहीं आ पा रहा, बहुत डर लग रहा है, तैयारी नहीं है, कैसे करूंगा 3-4 महीने में, तो आप उनको एश्योरेंस दे दीजिए कि वो एक्सट्रीम क्लासेस ज्वाइन कर लें, हमारी गाइडेंस में आ जाएं। हमारी 4 जगह ब्रांचेज हैं, जहां उनके घर के पास हो वहां आ जाएं और हम उनको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से करा देंगे। सारा फुल सिलेबस कवरेज होगा, जितना हमने स्टार्टिंग से पढ़ाया है पूरा का पूरा पार्ट जो है वो कवर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये मैं चाहूंगा कि आप ये इंफॉर्मेशन एक अच्छे तरीके से अपने सारे भाई बंधुओं तक पहुंचा दें, जिससे कि उनका भी भला हो जाए। देखो बेटा, जग में सबका भला करते हुए चलोगे तो तुम्हारा भी भला होता रहेगा, ऊपर वाला तुम पे अच्छी कृपा बना के रखेगा, ठीक है बच्चों। बात यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों को बहुत सारी बातें आज मैंने समझा दी हैं। कहीं पे किसी को कोई डाउट हो तो डीएम में मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मेरा नंबर भी आप ले सकते हो, वो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सिंपल सा नंबर है 8979575555, 5 बार 5, 9797 और 8, ठीक है। इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज, और कभी भी आपको कोई टेस्ट पेपर की नीड है, रिक्वायरमेंट है, तो वो सब भी आपको अवेलेबल हो सकता है, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब हार्डवर्क करो, खूब मेहनत करो। हम ये चाहेंगे कि आपका रिजल्ट हाफ ईयरली का बहुत अच्छा हो, और जो कमी रह रही है उसको हम आने वाले टाइम में कवर अप कर देंगे, ठीक है बच्चों। गुड नाइट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।